हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हमने स्टार्ट की थी अपनी एसपी बख्शी इंग्लिश बुक और इसमें जो है पार्ट ए को स्टार्ट किया था और यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था। उसमें हम तीन जो हमारे फर्स्ट लेसन हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। द फंक्शन ऑफ टेंसेस, वॉइस और मॉडल्स। इसमें सिर्फ रूल्स ऑनली वीडियोस हम अभी तक बना रहे हैं। एक्सरसाइज का एक भी पार्ट नहीं बनाया है अभी तक। तो यूनिट टू में जो है एंटर कर जाते हैं और यूनिट टू में जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लोजेस जो है आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद क्लोज एनालाइज करेंगे। आगे देखते हैं किस तरीके से, जब तक हम इनको इस तरीके से चला सकते हैं तब तक चलाएंगे, बाकी आगे पीछे भी हो सकता है। आपको वो कि आपका चैप्टर भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये है हमारा चैप्टर फोर्थ, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लोजेस। अब आपको पता है कि वैसे सेंटेंस के बारे में आपको देखने को भी मिलेगा, लेकिन इतना तो आपका लेवल भी है कि सेंटेंस जो है क्या होता है। ओके, तो और फिर क्लोज जो है ना, सेंटेंस का एक टाइप समझ लीजिए, या फिर आप ये समझ लीजिए सब टाइप है ये इसका एक, ठीक है। सब टाइप आप इसको क्लोज को कहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे दी हुई होंगी चीज़ें, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आगे पीछे दी हुई हैं। फिर मैं आपको एक टेबल सा बनाना बताऊंगा, आप उस टेबल को फॉलो करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। किस चीज़ के बीच में, एक तो यहाँ पे सेंटेंस के बीच में होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोज के बीच में होगा और फिर तीसरा यहाँ पे कंजंक्शन का होगा, ठीक है। तीसरा किसका होगा? कंजंक्शन का। ये तीन चीज़ें यहाँ पे आपको इस चैप्टर में एक साथ देखने को मिलेंगी। तो व्हाट इज क्लोज? A group of words that forms a part of a sentence and has a subject and a verb of its own is called a clause। मतलब ये है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो फॉर्म करता है, एक टाइप बनाता है या पार्ट बनाता है एक सेंटेंस का। ये पार्ट ऑफ ए सेंटेंस मतलब एक पार्ट बनाता है किसी सेंटेंस का, और जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है उसकी खुद की अपनी। उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज कहेंगे, ठीक है। जैसे कि वैन सी वेक्स अप, ओके, हु लिव्ड इन ए नेबरिंग विलेज, है ना। वैन द मून शोन, है ना। तो ये सब जो है सारे के सारे क्या है, ये हमारे क्लोजेस हैं। जनरली हेयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोजेस एज मेंशन्ड बिलो। एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? इट इज अ क्लोज दैट कैन स्टैंड अलोन ए सेंटेंस। और डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? इट इज अ क्लोज दैट यूजुअली ए सपोर्टिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि ये एक इंडिपेंडेंट जो है पार्ट होता है क्लोज का या सेंटेंस का क्लोज, और ये क्या करता है, उसमें एक प्रॉपर मीनिंग रखता है। प्रॉपर मीनिंग तो डिपेंडेंट क्लोज भी रखता है, बट इसको सपोर्टिव रोल निभाना होता है एक सेंटेंस के अंदर। तो ये दोनों जो है पार्ट होते हैं किसके? क्लोज के। एक तो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ओके। इनको आप प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज कह सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज को। और डिपेंडेंट क्लोज को आप सुबॉर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो सेंटेंस, वो एग्जाम्पल तो देखा ही नहीं। इवन दो आई मेड मिलियंस, आई एम स्टिल ग्राउंडेड। तो यहाँ पे आई एम स्टिल ग्राउंडेड है, ये हमारा ब्लैक कलर कर रखा है इसने यहाँ पे, और इसने यहाँ पे बताया कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये आगे वाले क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं है। इवन अगर आप डिपेंडेंट क्लोज की कैटेगरी में करेंगे सेम सेंटेंस का, नेक्स्ट जो आगे वाला जो पार्ट है, इवन दो आई मेड मिलियंस, यहाँ पे मीनिंग जो है क्लियर नहीं हो रहा है। किसके साथ मीनिंग क्लियर होगा इसका? आई एम स्टिल ग्राउंडेड के साथ इसका मीनिंग क्लियर होगा, तब जाकर हम इसको जो है कंप्लीट सेंस दे पाएंगे एक सेंटेंस के रूप में। तो इस प्रकार से हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो क्या बोलते हैं, क्लोजेस होते हैं, उनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंसेस, second one is complex sentences, and the third one is compound sentences। तो simple sentence क्या होती हैं? In which sentences या the sentences has only one verb and one independent
क्लोज, यहाँ पे कोज नहीं लिखेंगे, आप क्लोज लिखेंगे, ठीक है, मिस प्रिंट है ये। सिंपल सेंटेंस, तो जहाँ पे क्या होता है, एक वर्ब होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है उसके अंदर, उसको हम सिंपल जो है सेंटेंस कहते हैं। इसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग भी होता है, आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल और मेन क्लोज, वन एंड मोर सुबॉर्डिनेट क्लोजेज, है ना, मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट क्लोज, सुबॉर्डिनेट क्लोज, मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज जो है सेम, या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज भी आप उसको कह सकते हैं। बार बार मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा कि इनको तीनों को ही एक ही जो है क्लोज के रूप में जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक या एक से ज़्यादा सुबॉर्डिनेट क्लोजेस होते हैं। अगर आप इसका उल्टा कर देंगे, दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लोजेस और एक सुबॉर्डिनेट क्लोज, तो आप जो है कंपाउंड सेंटेंस जो है बना देंगे। ठीक है, यहीं पे मैं डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या डिफरेंस होता है कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स एंड जो है कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, तो एक और डिफरेंस होता है, इट मीन्स दैट ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड ए डिपेंडेंट क्लोज, मतलब उसमें एक डिपेंडेंट क्लोज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। एक्चुअली इंडिपेंडेंट क्लोजेज जो है एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सुबॉर्डिनेट क्लोजेज जो है जॉइंट किए जाते हैं सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा, और जो हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे वो किस कंजंक्शन के द्वारा कोऑर्डिनेट किए जाएंगे, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा जो है ज्वाइन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए पहले तो यहाँ पे, आई नो दैट ही इज़ अ गुड मैन, आई नो द मैन who was here last month, we missed our plane because we were late। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें से प्रिंसिपल क्लोज छांटेंगे, फिर इसमें से आप जो है सुबॉर्डिनेट क्लोज छांटेंगे, फिर आप यहाँ पे कनेक्टर देखेंगे कौन है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस को देखने की कोशिश करता हूँ, आई नो, ये आप कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज या फिर मेन क्लोज। दैट आपका कंजंक्शन है। ठीक है, अब कौन सा कंजंक्शन है, सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके, कुछ कंजंक्शंस हैं जो कि आपको जो है मैं स्किल आईक्यू की तरफ से पिंड कर दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता नहीं है तो, नहीं तो आपको लूसेंट में देखने को मिल जाएंगे सुबॉर्डिनेट और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नहीं तो फिर हम कंजंक्शंस का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं एंड सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दैट जो है ना हमारा सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दैट को इंक्लूड करेंगे आप, सुबॉर्डिनेट क्लोज जो है पूरा रहेगा पीछे, दैट ही इज़ अ गुड मैन। अब अगर आप ये कह दें कि सर अगर दैट को यहाँ से काट दिया जाए और फिर इसको लिख दूँ मैं, ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ गुड मैन अगर लिख दिया तो ये हमारा मेन क्लोज बन जाएगा भैया, फिर क्योंकि कंजंक्शन जो है जिसके साथ ऐड होगा ना वो हमारा सुबॉर्डिनेट जो है क्लोज बनता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीज़ें। अब यही चीज़ हम कहने की कोशिश कर रहे थे कि बुक तो सभी के पास है, पढ़ भी सब सकते हैं, बट जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं या जो इंग्लिश भाषी स्टूडेंट्स भी हैं, जो हिंदी में समझते हैं चीज़ों को, वो जल्दी समझ सकते हैं वीडियोस के थ्रू। ओके, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, a sentence that consists of two or more principal or independent clauses, these clauses are joined by coordinating conjunctions such as, यहाँ पे दी गई हैं ये conjunctions। ओके, अब यहाँ पे ये conjunctions तो आपको देखने को मिल ही गई। ओके, and but, therefore, so, otherwise, or else, nor, while, for, whereas, still, yet, nevertheless, however, as well as, all the same, indeed, but। तो ये सभी कंजंक्शंस कौन से कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इसमें से मेन तो याद करने ही होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एंड, बट, सो, देयरफॉर, अदरवाइज, और एल्स, व्हाइल, फॉर, स्टिल, यट, एज वेल एज, ये सब तो आपको ध्यान रखने ही होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, अ प्रिंसिपल क्लोज विद
one or more subordinate clauses forms a complex sentence. There are three kinds of subordinate clauses joined by their respective subordinating conjunctions. ये हम जो है चीज़ें पढ़ चुके हैं. These sentences represent three kinds of subordinate clauses. इस प्रकार के जो complex sentences होते हैं वो तीन प्रकार के subordinating clauses के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट है noun clause, सेकंड है adjective clause एंड द थर्ड वन इज adverb clause. अब noun clause noun का काम करेगा, adjective clause adjective का काम करेगा एंड adverb clause जो है adverb का काम करेगा. कहाँ पे? एक सेंटेंस के अंदर. जो पूरा सेंटेंस होगा ना, प्रिंसिपल क्लोज के बाद जो सुबोर्डिनेट क्लोज है उसकी बात की जा रही है. अब देखो नाउन क्लोज क्या होता है. इन द सेंटेंस ए, यहाँ पे जो ए सेंटेंस दिया गया है, ए सेंटेंस ये रहा सॉरी, यहाँ पे ए, इस सेंटेंस के अंदर आई नो इज अ प्रिंसिपल क्लोज, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज अ गुड बॉय इज अ नाउन क्लोज. यहाँ पे दैट इज ही इज अ गुड बॉय जो है क्या है, एक जो है आपका नाउन क्लोज है. नाउन क्लोज एक्सप्लेन्स द वर्ब, नाउन एंड प्रोनाउन ऑफ द मेन और सम अदर क्लोजेस, है ना. तो ये सब जो है चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. सेकेंड सेंटेंस में आप देखेंगे आई नो द मैन, ये जो है प्रिंसिपल क्लोज रहेगा. एक मिनट क्लियर कर लेते हैं. उसके बाद हु वॉज हेयर यस्टरडे, ये जो है हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव क्लोज है. ओके. तीसरा जो सेंटेंस है ही लेफ्ट इन हरी, उसके बाद ये जो है प्रिंसिपल क्लोज रहेगा. आफ्टर ही गोट ए फोन कॉल, ये जो है सुबोर्डिनेट क्लोज रहेगा. और कौन सा सुबोर्डिनेट क्लोज रहेगा, ये जो है एडवर्ब सुबोर्डिनेट क्लोज रहेगा, या एडवर्बियल भी बोल देते हैं. ठीक है, एडवर्बियल भी बोल देते हैं. ओके, ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी. आई होप सो कि आई होगी. ठीक है. उसके बाद और कुछ जानने की कोशिश करते हैं सुबोर्डिनेट क्लोजेस के बारे में. ठीक है, और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले नाउन क्लोज की बात करते हैं. टेक केयर ऑफ द रूल्स गिवन बिलो व्हाइल राइटिंग ए नाउन क्लोज. यहाँ पे यूज कंजंक्शंस, आप यहाँ पे कौन कौन सी कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं. दैट, इफ, वेदर, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट, या फिर वट एवर, हु एवर भी कर सकते हैं, हुज, हुम, विच. ये सब कंजंक्शंस हम जो है ज़्यादातर देखने को मिलते हैं सुबोर्डिनेट क्लोज के साथ. तो वो सुबोर्डिनेट क्लोज जाहिर सी बात है कौन सा हो सकता है, वो जो है कौन सा हो सकता है, नाउन क्लोज हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है टेंस ऑफ द नाउन क्लोज शुड बी इन द पास्ट इफ द वर्ब ऑफ द मेन क्लोज इज इन द पास्ट. क्या कह रहा है कि मेन क्लोज जो है, प्रिंसिपल क्लोज जो है, इंडिपेंडेंट क्लोज जो है, उसकी अगर मेन वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है नाउन क्लोज का जो वर्ब होगा वो किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा. इफ द टेंस इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन द टेंस ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज. वहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, बट पास्ट में है तो बिल्कुल पास्ट में ही रहेगा. द टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ डज नॉट चेंज. यूनिवर्सल जो ट्रूथ दी जाती हैं, सार्वभौमिक सच्चाई जो दी जाती हैं, वो भी चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट जो चीज़ दी गई है, नाउन क्लोज शुड नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन इंटेरोगेटिव फॉर्म. नाउन क्लोज आपको कभी भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे ये नाउन क्लोज के बारे में इंडिकेशन है कि किस किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द नाउन क्लोज इन द सुबोर्डिनेट क्लोज. ओके, जब सुबोर्डिनेट क्लोज होता है उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन से टाइप का सुबोर्डिनेट क्लोज है. वर्कबुक एक्सरसाइज ए दिया गया है, ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है इस ट्रांजिटिव वर्ब को. ठीक है, तो आप दे सकते हैं, नोट भी आपके सामने है. ओके, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं. उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि है क्या हमारा एडजेक्टिव क्लोज से रिलेटेड है. व्हाइल राइटिंग एन एडजेक्टिव क्लोज, जब हम एडजेक्टिव क्लोज लिखेंगे तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स, इन रूल्स का ध्यान रखना है. नंबर ए, एडजेक्टिव क्लोज शुड बी प्लेस्ड आफ्टर द एंटीसीडेंट. देन व्हाट इज एन एंटीसीडेंट.
ओके। एंटीसीडेंट एक नाउन या प्रोनाउन होता है जो किसी एडजेक्टिव के द्वारा जो क्वालिफाई किया जाना है, ओके, वो एंटीसीडेंट होता है। तो आफ्टर द एंटीसीडेंट क्वालिफाइड बाय द एडजेक्टिव क्लोज, दोज इज यूज्ड फॉर दे एंड देम एज एन एंटीसीडेंट। और तो इस तरीके से हम मतलब एग्जांपल्स में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए ये सब चीज़ें। तो एंटीसीडेंट का क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है, केयरफुली यूज़ करना है और आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है एंटीसीडेंट को अगर हम पहचान जाते हैं तो, कि वहाँ पे जाहिर सी बात है एडवर्ब क्लोज हो सकता है। The verb of the adjective clause should be singular or plural form accordance with the antecedent। मतलब antecedent को देख के ही हमें verb का यूज करना है, जो हमारा adverbial clause होगा या सॉरी adjective clause होगा किसके अंदर, अपने जो subordinate clause है उसके अंदर। ओके। कनेक्टिविटीज किस तरीके की होती हैं, who, whose, whom लिविंग बींग्स के लिए यूज करते हैं, ऑफ या ऑफ विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, दैट हु या फिर विच के लिए यूज कर देते हैं, बट दैट इज यूजुअली यूज्ड इफ द एंटीसीडेंट इज प्रोसीडेड बाय द सेम, ऑल, ओनली, नथिंग, लिटिल, फ्यू, सुपरलेटिव डिग्री, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सम, एनी। मतलब अगर आपको वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तो हम जो है क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने दैट को यूज़ कर सकते हैं अपने एडजेक्टिव क्लोज के अंदर। एज इज यूज्ड आफ्टर द सेम और सच इन प्लेस ऑफ हु और विच। हु और विच की जगह पे एज यूज करेंगे अगर हमें इस तरीके की सेंस देखने को मिलती है। वाई इज यूज्ड आफ्टर रीजन, मतलब वाई जो है रीजन को बताने के लिए यूज करेंगे, व्हेन टाइम को बताने के लिए यूज करेंगे, वेयर प्लेस को बताने के लिए यूज करेंगे, हाउ मैनर को बताने के लिए यूज करेंगे। ओके। बिकॉज वो मोड होते हैं, मैनर होते हैं, तरीके होते हैं अलग अलग चीज को एक्सप्रेस करने के, तो इसलिए हम उनको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो चीज है हमारी कंजंक्शंस में है व्हेन एंड व्हाई, वेयर, हाउ, ये यूज किए जाते हैं एडजेक्टिव क्लोज में रिलेटिव एडवर्ब्स के लिए। दे एक्सप्रेस देयर मीनिंग्स एज फॉलोज, मतलब वो जो है मीनिंग्स अपने दिखाते हैं कंजंक्शंस जब उनको एडजेक्टिव क्लोज में यूज किया जाता है रिलेटिव एडवर्ब के रूप में। ठीक है, जैसे कि आई रिमेंबर द ईयर व्हेन शी वाज मैरिड, मतलब ये जो व्हेन है ना, ये टाइम के बारे में बात करेगा। ठीक है, व्हेन मीन्स कब, कब मीन्स टाइम, टाइम को डिनोट करेगा व्हेन, लेकिन ये बताएगा कि कौन से साल के अंदर। देखो इंडिकेशन भी दिया हुआ है इन्होंने। देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए बोलते हैं कि बेसिक से पढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो क्या होता है, इंडिकेशन में भी दे रखा है हमें, और समझने की भी जरूरत होती है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि इसको याद है वो साल जिस साल में इसकी शादी हुई थी, जिस ईयर में इसकी शादी हुई थी। ठीक है, तो बाकी सारे एग्जांपल्स भी आप जो है देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, द यूज ऑफ एज एंड दैट विद द सेम इन व्हाट और मे, इन व्हाट वे और मैनर, मतलब तरीका या फिर जो ढंग होता है किसी भी बात का, उसको बताने के लिए यूज करते हैं। दैट इज यूज्ड व्हेन द सेम इज यूज्ड विद ए नाउन बोथ इन द केस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड रिजेम्बलेंस, मतलब जब भी रिजेम्बलेंस मतलब एक जैसी चीज दिखाने की बात की जाती है, या फिर किसी भी चीज की क्वालिफिकेशन विशेषता इस तरीके की चीज जो है बताने की कोशिश की जाती है, तो हम किसको यूज करते हैं वहां पे, द सेम को यूज कर लेते हैं। ठीक है, द सेम को यूज कर लेते हैं या फिर दैट को यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, आई शेल बाय द सेम परफ्यूम दैट माई फ्रेंड बोट। ठीक है, रिजेम्बलेंस, मतलब रिजेम्बलेंस क्या है इसमें, किस चीज की किस चीज के साथ जो है समानता दिखाने की कोशिश की गई है, परफ्यूम की। द सेम मतलब द सेम जिसके पहले लिखा हुआ होगा उस चीज की जो है रिजेम्बलेंस दिखाने की कोशिश की जाती है, तो वहां पे हम जो है क्या करते हैं, दैट की जगह पे
ठीक है। दैट की जगह पे हम यूज करते हैं द सेम या फिर एज को, ठीक है। ये जो है दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी देख ही लीजिए, मेरे ख्याल से कुछ डाउट रह गया होगा। सी इज द सेम गर्ल दैट आस्क्ड मी फॉर बुक्स यस्टरडे। मतलब द सेम गर्ल, ये वही लड़की है। वो लड़की के बारे में बात की जा रही है। कौन सी लड़की है? जिसने मुझसे कल बुक्स के बारे में पूछा था। जिसने मुझसे कल बुक्स के बारे में पूछा था, ये वही लड़की है, द सेम गर्ल। ओके, तो ये जो है बात की जाती है। उसके बाद हम जो है बातें करते हैं नेक्स्ट जो हमारी चीज़ें हैं उनके बारे में। दूसरा पॉइंट, as is used when the same is used either without a noun or when the verb is unexpressed in the case of resemblance। मतलब as को यूज किया जाता है the same के सेंस में, सॉरी as की जगह पे the same को यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है? जब दोनों ही या तो नाउन या फिर वर्ब अनएक्सप्रेस्ड किए गए हों रिजेम्बलेंस के केस में। ओके, जस्ट डू द सेम एज आई डू, मतलब रिजेम्बलेंस करने की बात की गई है कि वही चीज करो जो मैंने कही है, या जो मैं करता हूं वही चीज आपने करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे द सेम यूज किया गया है एज के एक्सप्रेशन में। ओके, एज जो है ज्यादा यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद वर्कबुक एक्सरसाइज 2 आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्ब क्लोज की। ये बड़ा आसान होता है पहचानना, बिकॉज कुछ वर्ड्स होते हैं जो टाइम, कंडीशन, पर्पस, प्लेसेस, रिजल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों को बताते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब क्लोज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन subordinate clause. It modifies the some verb, adjective, adverb in the main clause. Adverb clause may be classified as follows. इस 10 तरीके से या 7-8 तरीके से 9 तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, एडवर्बियल जो subordinate clause होता है उसको हम पहचान सकते हैं। बात करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम की। जाहिर सी बात है टाइम के बारे में बात करेगा तो कंजंक्शंस भी ऐसे होंगे कि जो टाइम के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन हो गया, व्हेन एवर हो गया, एज सून एज हो गया, व्हाइल हो गया, बिफोर, आफ्टर। ये सब जो है टाइम के बारे में बात करते हैं। बी पॉइंट की बात करूंगा मैं यहाँ पे। वन शुड बी केयरफुल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सिमिल्टेनियस। सिमिल्टेनियस मतलब एक टाइम पे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक ही समय पे दो चीज़ें हो रही हों, अलग अलग टाइम, अलग अलग जगह पे एक ही समय पे दो चीज़ें हो रही हों। एंड प्रोसीडिंग सक्सीडिंग एक्शंस, प्रोसीडिंग एक्शन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन परफेक्ट टेंस एज द केस मे बी, है ना। तो प्रोसीडिंग एक्शन जो है परफेक्ट टेंस में जो है दिखाया जाता है। नोट की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस इन adverb clause becomes present. Study the following sentences carefully. When she will arrive, she will tell us about the expedition. यहाँ पे है ना एक चीज है, एक गलत बात है। ठीक है, जो पहले का पोर्शन होगा ना, जो पहले का पोर्शन होगा, ठीक है, ये इस चीज को क्वालिफाई करता है भैया। ए पॉइंट को और बी पॉइंट को दोनों को ही क्वालिफाई करता है एक्चुअली। क्या है कि यहाँ पे हम जो है विल अराइव जो है ना ये गलत हो जाएगा। वैसे इंडिकेशन भी दे रखा है इसने, विल अराइव को जो है अराइव्स में रखेंगे हम। ठीक है, अब ये क्या बात हुई सर, अराइव्स में रखेंगे? आपने ब्रैकेट में देख के बोला है, आपने पहले पढ़ रखा है, हमें तो बताइए। तो कहने का मतलब पता है क्या है, जब दो एक्शन हो रहे थे, एक तो उसके पहुंचने का और एक जो है हमें थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि सी विल टेल अस अबाउट द एक्सपेडिएशन। मतलब आज प्रेजेंट में बात की जा रही है और किसकी बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है और नियर फ्यूचर की। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर देता हूँ, जब मैं टेंसेज करवाता हूँ ना तब भी मैं ये चीज़ जरूर ऐड करता हूँ, बिकॉज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। व्हेन एंड व्हाइल इसमें कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं। ओके, ये क्या बोलते हैं, कॉलेज में नहीं आता, क्लोजेस में आता है, सेंटेंसेस में आता है, कंजंक्शंस में आता है। तो
टेंसेस में आता है, ठीक है, तो सारी चीज़ों में सेम वही चीज़ें होती हैं, बट हमें क्या करना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लोजेस कर रहे हैं, तो हम क्लोज के हिसाब से इस चीज़ को टैकल आउट करने की कोशिश करते हैं, व्हेन शी विल अराइव, है ना। तो ये चीज़ जो है सबॉर्डिनेट क्लोज हो गया, अब इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट आप लोग रिलेट करके देखोगे ना कि टेंसेस से भी इसका रिलेशन है, ठीक है, कंजंक्शन से भी इसका रिलेशन है, टेंस कौन कौन से टेंसेस से रिलेशन है इसका, क्या बताना चाहता है ये यहाँ पे, ये चीज़ है। ओके, अब तो कुछ समझ में आया होगा जो भी मैं कहने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। ओके, उसके बाद है हमारा अवॉइड द यूज ऑफ नोट इन क्लोज बिगनिंग विद अंटिल। अंटिल से जो क्लोज शुरू होते हैं वहां पे आप नोट का यूज नहीं करेंगे। प्लीज डू नॉट गो अंटिल आई रिटन, है ना। तो यहाँ पे आप नोट जो है यूज नहीं करेंगे। सुबॉर्डिनेट क्लोज के अंदर आप नोट बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डी पॉइंट है, वो है क्लोज बिगनिंग विद सिंस, एवर सिंस शुड बी इन द पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस। द मेन क्लोज शुड बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टाइम एक्सप्रेशन, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल्स में पहले आप हिंदी में समझें कि क्या कहा इसने। इसने कहा कि कुछ जो क्लोजेस होते हैं जो सिंस, एवर सिंस से शुरू हो सकते हैं, उसमें जो है आप यूज करेंगे या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखिए जैसे कि सी सिंस शी कम टू नागपुर, अब यहाँ पे ये सुबॉर्डिनेट क्लोज है और ये प्रिंसिपल क्लोज है, सी हैज नॉट मेट मी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहचानने की कोशिश की जा सकती है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ subordinate clause they denotes. Okay, I can't say when he will go, तो यहाँ पे I can't say when के बाद जो या when से जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे सेंटेंस का पोर्शन जो अंडरलाइन किया गया है वो एक नाउन क्लोज है। आइडेंटिफाई करके देखना है कि वो क्यों है नाउन क्लोज। ओके, दूसरा जो सेंटेंस है आई नो द सेम, सॉरी आई नो द टाइम व्हेन ही विल गो, यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश करा, अब यहाँ पे भी व्हेन है, यहाँ पे भी व्हेन है। इसने ये बताया कि नाउन क्लोज है, इसने ये बताया कि एडजेक्टिव क्लोज है, तो डिफरेंस क्या हो सकता है इन दोनों के अंदर, समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस के स्ट्रक्चर से भी कोशिश की जा सकती है, जैसे कि इंडिकेशन दे देता हूं मैं आपको। आई कांट से, आई उसके बाद मॉडल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये किसकी जगह पे है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसके इक्वल हो सकता है, नाउन के, तो इसलिए ये नाउन क्लोज है। दूसरे सेंटेंस पे आइए, आई नो द टाइम, आई सब्जेक्ट हो गया, नो नो हो गया वर्ब, और द टाइम जो है यहाँ पे क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। आगे क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव आया हुआ है। टाइम के बारे में और भी ज्यादा क्वालिफिकेशन दी गई है, किसके बारे में, टाइम के बारे में। ओके, समझ में आ रही है ना चीज, ये टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। व्हेन ही विल गो, वो कब जाएगा, कब जाएगा मीन्स टाइम के बारे में बात की गई है। ऐसे चीजों को खोद खोद के कुरेद कुरेद के निकालना है, ठीक है। तीसरे सेंटेंस में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये जो है व्हेन से आगे जो अंडरलाइंड वर्ड है, वर्ड्स हैं एक्चुअली क्लोजेस हैं, क्लोज है एक्चुअली, है ना। मैं ही गलत बोलूंगा तो आप गलतियां मेरी जल्दी पकड़ लेंगे वैसे, है ना, जब फटाक से लिख देंगे कि आपको कुछ नहीं आता भैया, है ना, ये चीज़ तो जल्दी कर लेंगे। लेकिन मैंने अगर 30 मिनट के वीडियो में मैंने 25 मिनट ठीक बोला होगा और 5 मिनट गलत बोला होगा, वो 5 मिनट का ज़्यादा कैच करते हैं आप लोग, या आप लोग, मैं सभी को इंक्लूड मैं ना करूं तो कुछ लोग, है ना, उनका काम ही वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बी पॉइंट। अब मैं आगे जल्दी जल्दी बता दूं क्या, अगर आपको समझ में ना आए तो आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करके डाल दूंगा। ओके, देखिए एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन की बात करेगा। ओके, किसी भी जगह पे कंडीशन की बात करेगा, ओके, उसमें हमें कंडीशन को पहचानना होगा, ठीक है। वहां पे आपको कुछ जो है प्रोविजंस, सॉरी कुछ जो है क्या बोलते हैं उनको,
कंजंक्शंस देखने को मिल सकते हैं, वो जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। इफ, अनलेस, अनलेस, आई विश, वुड दैट, आई वुड दैट को छोड़ दीजिए आखिर। आई वुड, इफ ओनली, सपोज, ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड, इन केस, प्रोवाइडेड को भी हटा दीजिए, वैसे कंडीशन पैदा करेगा बट आप हटा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सी पॉइंट में 3 कंडीशंस दे रखी हैं, एक प्रेजेंट की, एक अनलाइकली कंडीशन है प्रेजेंट की, और तीसरी जो कंडीशन है वो पास्ट की कंडीशन है। किस तरीके से करते हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल काम मुझे नहीं लगता है। अगर आपको मुश्किल लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से डाल दूंगा बना के। ओके, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, यहाँ पे पर्पस जानने की कोशिश की जाती है, इसमें कुछ कंजंक्शंस हमारी हेल्प कर देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है सो दैट। सो दैट अकेला अलग अलग होता है भैया, और एक होता है लेस्ट, और यहाँ पे लेस्ट के साथ मॉडल आपको कौन देखने को मिलता है, शुड देखने को मिलता है। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस होता है, ये प्लेस के बारे में बात करेगा। कंजंक्शंस आपको वेयर एंड वेन एवर मिल सकते हैं, सॉरी वेन एवर नहीं, वेयर एवर। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, आप यहाँ पे रिजल्ट को एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सो दैट अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेगा। कंडीशन के साथ साथ ये जो है रिजल्ट को भी बता सकता है। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, वहां पे आपको रीजन देने वाले कुछ कंजंक्शन आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज, सिंस, एज, नाउ, दैट, ये दैट जो है काफी कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पे मूव आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ कंसेशन या फिर कंट्रास्ट की, ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑल्दो, दो, इफ, इवन इफ, हाउ एवर, वट एवर, नो मैटर वट, नो मैटर हाउ, नो मैटर वेयर, नो मैटर दैट, एक्सेट्रा से इसको हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Notwithstanding that, admitting that, as, whether, even though, much as much भी होता है और much as भी होता है, ये एडजेक्टिव में देखने को मिलेगा हमें। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो लुसेंट का वीडियो देख सकते हैं आप, एडजेक्टिव में बड़ा ब्रीफली बताया हुआ है उसने। ठीक है, जहाँ पे यूजेस देखते हैं हम वहाँ पे बताया हुआ है। कम, वट में, से वट यू विल, यहाँ पे ये सब कंजंक्शंस हमारी हेल्प कर सकते हैं, या ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारी हेल्प कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द कंसेशन और कंट्रास्ट। ठीक है, अब ये कंट्रास्ट क्या होता है, कंसेशन, एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए और भी अच्छे तरीके से, है ना। दो सी इज रिच, सी इज अनहैप्पी, राइस एज रिच एज सी इज नॉट हैप्पी। दो एग्जाम्पल पढ़ के अगर आपको कुछ दिमाग में आया हो, कुछ 2 और 3% आई एम क्वाइट हैप्पी, देन आई एम क्वाइट हैप्पी, आई वॉन्ट टू से दैट। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंट्रास्ट रहता है, विरोधाभास कहते हैं इसको हिंदी में, शायद आपको हिंदी से ज़्यादा मतलब याद रह जाएं चीज़ें, है ना। विरोधाभास रहता है, कंट्रास्ट रहता है, लड़ाई रहती है, द्वंद्व, द्वंद्व रहता है एक तरीके से। ठीक है, द्वंद्व रहता है। ओके, क्योंकि वो रीच है, दो यद्यपि वो रीच है लेकिन फिर भी अनहैप्पी है, तो कंट्रास्ट किस चीज के बारे में है, बिटवीन दीज टू एडजेक्टिव्स है, दैट वन इज रिच एंड द अदर इज अनहैप्पी। ओके, अमीर है बट अनहैप्पी है, सेकंड वन में रिच है बट हैप्पी नहीं है ना, दोनों में वही है, अनहैप्पी लिख सकते थे अगर नोट ना लिखें तो ये जो है हमारा कंट्रास्ट और कंसेशन को कंसेशन नहीं है, सॉरी, जी हाँ कंसेशन ही है, उसको बताता है। नोट दिया गया है, कहीं अलग चीज ना हो। द मेन क्लोज फॉलोइंग द एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट शुड नॉट बिगिन विद बट, नेवरदलेस एंड स्टिल। जो मेन क्लोज होता है एडवर्ब क्लोज का, जो कंट्रास्ट के बारे में बात करता हो, वो कभी भी बट, नेवरदलेस और स्टिल से शुरू नहीं हो सकता। स्टूडेंट मे राइट द मेन क्लोज विद यट, यट से शुरू हो सकता है, इस बात के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, ये मैनर के बारे में बताएंगे, एज इफ और एज दो इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं।
ठीक है, आप आसानी से चीज़ों को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पे देन और एज आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर विद यू। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारी एक्सरसाइजेज आती हैं, उनको हम टाइम टू टाइम जो है देखने की कोशिश जो है करेंगे। सो इस प्रकार से हमारा जो यूनिट नंबर 2 है उसका फर्स्ट लेसन है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लोजेज, ये जो है काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। काफ़ी हद तक मीन्स का मतलब क्या होता है, जब तक एक्सरसाइजेस नहीं करते, हम खुद से समझते नहीं हैं चीज़ों को, सेंटेंसेस अटकते हैं तो कम अटकते हैं, सॉल्व कर पाते हैं हम रूल्स को लगा के, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर या भैया रूल्स कैसे याद करें। भैया मैं हर बार बोलता हूँ, याद मत करें, आप लोग पढ़ें, देखें, समझें, ठीक है, फिर अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको रूल जो है याद हो चुका है। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको रूल याद नहीं हुआ है, ठीक है। याद तो एक्चुअली करना ही नहीं होता है, आपको पढ़ना होता है और ऑटोमेटिकली आप जो है जब जैसे ही सेंटेंस को देखेंगे आपको गलतियां ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएंगी। ओके, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा क्लोज एनालिसिस। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस। जिस तरीके से आप लूशेंट्स को प्यार देते हैं उसी तरीके से आप इस बुक को भी प्यार दें। और आपका देखने को मिल रहा है कि एससी गुप्ता बुक को स्टार्ट कर दीजिए सर। मैंने रवि सर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट मंथ से अक्टूबर से उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।